रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाय राम रे, ना जाने कौन से काल में मैंने इन कुलनाश करने वाले लड़कों को जना। मुझे क्या पता था ये सब मेरी लंका लगाएंगे। मुझे तो लगा था मेरे 5 लड़के हैं तो पांडवों के गुण लेकर जीवन बिताएंगे, लेकिन इन 5 ने तो मेरी नाक सूर्पनखा की तरह काट रखी है। कौरवों के लक्षण दिख रहे हैं इनमें। आखिर क्या बात है जो कुंती ऐसे चिल्ला चिल्ला कर कलेश कर रही है, ये तो हम जानेंगे ही। चलिए पहले ये जानते हैं कि वहाँ उसका पति अशोक और उसकी 4 बहुएं आती हैं और अशोक कहता है, क्या हो गया भगवान, इतना सर क्यों दर्द कर रही हो तुम सबका? तुमको दिखता नहीं है क्या? हमारा 5वां बेटा रशियन लड़की को बहू बनाकर ले आया। अरे तुम्हारे सबसे बड़े बेटे ने निकाह किया, मैंने कुछ नहीं बोला। बाकी बच्चों ने कोर्ट मैरिज की, मैं चुप रही। और अब ये तुम्हारा आखिरी सुपूत भी रशियन उठा लाया। अब तो मैं रहूंगी इस घर में या ये रहेंगी? अरे माँ, कैसी बात करती हो? अब इस उम्र में आप कहाँ जाओगी? मेरा मतलब है माँ, हमको अंदर तो आने दो, पैर थक गए हैं बाहर खड़े खड़े। माफ करना सासू माँ, अभी हमारे देवर जी की भाभियाँ जिंदा हैं। अगर आप इनका स्वागत नहीं करोगे तो हम कर देंगे। उसके बाद आप अपने हरम में जाकर आराम करना, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं। जिसके बाद रुखसार अपनी सब देवरानियों के साथ मिलकर अपनी नई देवरानी का घर में स्वागत करती है और कुंती मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। कुंती कभी अपनी 5 विदेशी बहुओं से ठीक से बात तक नहीं करती थी और जितना भी वो उसके करीब आने की कोशिश करती, कुंती उन्हें इग्नोर कर देती। एक दिन उनकी पड़ोसन घर आकर कहती है, हद है कुंती, तेरे बेटों ने तो अलग अलग देश की लड़कियां लाकर कमाल ही कर दिया। बड़े बेटे ने तो पाकिस्तानी बहू लाकर गदर मचा दी और तीसरी ने तो चाइनीज से शादी कर ली। बस थोड़ा नजर रखिए उस पर, कहीं तेरे घर पर कोई वायरस ना बना दे। हाँ हाँ, छिड़क ले तू भी जले पर नमक। चलना विमला, हम पार्क जाते हैं। मेरा घर में मन नहीं लग रहा, थोड़ी देर बाहर की हवा लगेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। कुंती ये बोलकर विमला को लेकर पार्क चली जाती है और उसकी 5 बहू हॉल में आती है और टूटी फूटी हिंदी में उसकी दूसरी बहू अलीजा कहती है, मैंने आप सबको यहाँ इसीलिए बुलाया है क्योंकि सासू माँ का दिल हम सबको जीतने का है। माफ करना अलीजा बहन, सासू माँ कहना चाह रही हैं। यस वही। हम सब इंडियन टीवी सीरियल देखकर इंडियन बहू बनने की कोशिश करेंगी और सासू माँ को इम्प्रेस करेगी। सीधे ही तो बैठे हैं हम, क्या सीधा? सीधा यानी यस। इतना बोलकर सब बहू सीरियल देखने लगती है और उसमें मुंह दिखाई का सीन आता है और ये देखकर सबका मुंह उतर जाता है और कुंती की अफ्रीकन बहू कहती है, इट विल टिप ट्यून। माफ करना मोहतरमा, जो आपने बोला मुझे समझ तो नहीं आया, लेकिन हमारा अंदाजा है आप भी मुंह दिखाई करवाना चाहती हैं और अगर ऐसा है तो हमको अपने पति की माँ का दिल जीतना पड़ेगा। जिसके बाद वो 5 बहू जहाँ एक तरफ हिंदी सीखने की कोशिश करती है, वहीं घर के कामों को भी धीरे धीरे सीखती है। कुंती को शुरू से डर था कि ना जाने उसकी बहुएं कैसा खाना बनाती होगी, इसलिए उसने कभी उनसे खाना बनवाया तक नहीं था। बाकी रस्में तो दूर की बात है, उसको इस बात का भी मलाल था कि उसके एक भी बेटे की शादी उसने नहीं देखी। दिन बीतते हैं। एक दिन जब कुंती खाना बनाने रसोई में जाती है तो खाना बना हुआ देखकर कहती है, अरे वाह, छोले पूरी रायता खीर, ये सब किसने बनाया है? लगता है अशोक जी ने बनाया होगा। वो जानते हैं कि मेरी तबीयत खराब रहती है। ये बोलकर कुंती सारा खाना बाहर लगा देती है। जिसके बाद उसके 5 बेटे, 5 बहू और उसका पति भी नाश्ता करने आते हैं, लेकिन गलती से उसके बहुओं ने खीर में नमक डाल दिया था और खीर चखते हुए कुंती कहती है, अशोक जी, ये खीर कैसी बनाई है आपने नमक डालकर? मैंने तो कोई खीर नहीं बनाई, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अगर आपने ये सब खाना नहीं बनाया तो किसने बनाया? मदर इन लॉ, वी मेड दिस। कुंती ये सुनते ही सारा खाना उठाकर फेंक देती है और कहती है, तुम लोगों को समझ नहीं आता क्या? तुम सब मेरे बेटों की बीवी बन सकती हो, लेकिन इस कुंती की बहू कभी नहीं आई तुमको समझ। कुंती, इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? ये हमारे देश की है भी नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए इन्होंने अपने रहने सहने का तरीका और सब कुछ बदल लिया है। अरे हिंदी बोलना सीख रही हैं, इंडियन सीरियल देखती हैं, घर का सब काम करती हैं, आज खाना भी बनाया, बस खीर में गलती से नमक डल गया होगा, इतनी भी बड़ी बात नहीं थी।
माँ अगर आपको इतनी ही दिक्कत है तो हम सब भाई अपनी अपनी बीवी को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। गौतम इतना कहता है कि तभी कुंती के सीने में दर्द उठता है और सब उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन उसकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है। उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलता है और वो अपने कमरे में अपने बेड पर लेटकर आराम कर रही थी कि तभी उससे मिलने फिर उसकी पड़ोसन विमला आती है और कहती है, क्या हुआ कुंती? अभी तो तेरी इतनी उम्र भी नहीं है और तूने खाट पकड़ ली। चल चल नाटक मत कर, खड़ी हो जा। 20 साल से जानती हूँ मैं तुझे, पता है तू नाटक कर रही है। अब बता माजरा क्या है? क्या बताऊं, मैं गधी हूँ, अंधी हूँ, मेरी बहुएं कितनी अच्छी हैं, मेरे लिए सब कर रही हैं, जो मेरी बेटी भी ना करती, लेकिन मैं उनके सब काम आज तक नजरअंदाज करती आई। उन सब ने मेरे लिए हिंदी सीखी, साड़ी पहनने लगी, इंडियन खाना बनाया और मैं पगली बस अपनी जिद के आगे उनसे लड़ती रही। उनको कभी एक सास का प्यार नहीं दिया। देख, तुझे तेरी गलती का एहसास है ना, ये बहुत है। जा माफी मांग ले उनसे। क्या माफी? मेरे बेटे अपनी बीवियों को लेकर मुझे छोड़कर जाने को तैयार थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने दिल के दौरे का नाटक किया ताकि मेरे बच्चे मुझे छोड़कर न जाएं। उस मुँहे डॉक्टर ने 5 सुई लगाई। ये सब मैंने अपनी विदेशी 5 बहुओं को रोकने के लिए किया। अच्छा, अब तो तेरी बहू ने ये सब सुन ही लिया है, तो तुम सब आमने सामने बैठकर बात कर लो। मतलब ये कि पीछे देख। कुंती ये बोलती ही है कि उसकी नजर अपनी 5 बहुओं, बेटों और पति पर जाती है जो छुपकर उसकी बातें सुन रहे थे, जिसके बाद वो सब अंदर आते हैं और अदा कहती है, सकून माँ। रुखसार बहू तू बोल तो इनमें सबसे ठीक है। सासू माँ जान, हम सब इस घर में रुकने को तैयार हैं, लेकिन बस एक शर्त पर, अगर आप हम सबकी मुंह दिखाई की रस्म करेंगी तो। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम सबकी मुंह दिखाई नहीं होगी क्योंकि मुंह दिखाई हो ही नहीं सकती। कैसी सास हो तुम? तुम्हारी सब बहुएं तुमको माफ करने को तैयार हैं, लेकिन फिर भी तुम बेकार की बातें बढ़ाना चाहती हो। बात तो बढ़ेगी ही ना, क्योंकि इनकी मुंह दिखाई कैसे हो सकती है जबकि इनकी शादी हिंदू रीति रिवाज से हुई ही नहीं है, इसलिए इनकी शादी फिर से करनी होगी। मतलब हम कुछ समझे नहीं सासू माँ। क्या मतलब माँ? आप हम 5 बेटों की फिर से शादी करना चाहते हो? हाँ, करना चाहती हूँ। मेरा मतलब कि पहले मैं अपने बेटों की तुम 5 से फिर से शादी करवाऊंगी, उसके बाद तुम्हारी मुंह दिखाई। आई समझ? लेकिन शादी के बाद ये सोकोनामा नहीं चलेगा। तुम सबको हिंदी सीखनी होगी, मुझसे बात कर सको ताकि, वरना तुम्हारा क्या भरोसा, मुझे अपनी भाषा में गालियाँ दे दो। बोलो, मंजूर है? ये सुनकर 5 बहू कुंती के गले लग जाती है और कुंती भी अपने 5 बेटों की शादी फिर से उन 5 से करवाती है, जिसके बाद कुंती की 5 विदेशी बहू हीरा साबित होती है और अपनी सास को पलकों पर बैठा कर रखती है। मानक नहा धोकर कॉलेज के लिए तैयार हो रहा होता है, तभी वो अपने बालों में हाथ फेरते हुए शीशे में खुद को निहारते हुए बोलता है, आज तो नई गर्लफ्रेंड पटाने से मुझे भगवान भी नहीं रोक सकते। इतनी भोली शक्ल पर भी अगर लड़कियों का दिल न पिघले तो लानत है मुझ पर। वैसे लड़कियां भी कितनी बेवकूफ होती हैं, इन्हें अपने जाल में फंसाना कितना आसान होता है। इतना बोलकर वो कॉलेज के लिए निकल जाता है और रास्ते में उसे बहुत सारी लड़कियां बार बार देख रही होती है। ये सब देखकर वो अपने आप में ही खुश होने लगता है। वो क्लासरूम में पहुंचते ही कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की हिमानी को देखते हुए अपने हाव भाव दिखाने लगता है। वो उसके पास जाकर बोलता है, हेलो बेबी। बेबी, भांग खाकर आए हो घर से? नहीं, भांग तो नहीं, लेकिन तुम्हारा नशा मुझ पर चढ़ गया है। ओ हेलो, कहीं और जाकर टाका भेड़ो, चीप कहीं के। अरे तुम तो बुरा ही मान गई। वैसे मैं कह रहा था कि हम दोनों दोस्त बन सकते हैं क्या? इतनी मेहरबानी तो कर ही दोगी मुझ पर? नेवर, पतली गली से फुर हो जाओ। कोई बात नहीं, लेकिन मेरी मोहब्बत से बचकर जाओगी कहाँ? गो टू हेल। इतना बोलकर हिमानी वहाँ से चली जाती है और अगले दिन मानक उससे फिर से बात करने की कोशिश करता है। मानक ने उसे कन्विंस करने के लिए हर तरकीब लगा ली, लेकिन हिमानी के जिद्दी बर्ताव की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहा था। एक दिन ऐसे ही वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए फोन पर बोलता है, अगर तुम कॉलेज खत्म होने के बाद ग्राउंड में नहीं आई तो मैं कॉलेज की छत से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, झन्नुम में जाओ तुम। हिमानी इतना बोलकर कॉल कट कर देती है और कॉलेज खत्म होने पर
वो थोड़ा परेशान होकर अपने आप से बात करते हुए बोलती है। अगर वो छत से सच में कूद गया तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, सब ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन अगर सच में कुछ हो गया तो उसे मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझे जाकर देखना चाहिए। हिमानी ग्राउंड में जाकर देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। थोड़ी देर बाद उसकी फ्रेंड सीमा का कॉल आता है और वो कॉल पर उसे मानक के बारे में बताती है। हेलो हिमानी, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ कॉलेज के गेट के सामने। यहाँ मानक तुम्हारे प्यार में पागल हो गया है और वो कॉलेज के टेरेस पर चढ़कर जान देने की बातें कर रहा है। जल्दी आओ वरना बहुत बुरा हो जाएगा। तू उसे रोक कर रख, मैं अभी आती हूँ। कॉलेज के बाहर ढेर सारे लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। मानक ऊपर कॉलेज की छत से कूदने की एक्टिंग कर रहा था। तभी वहाँ हिमानी आती है और उसे मना करते हुए बोलती है, ये क्या पागलपन है मानक, तुम नीचे उतरो वहाँ से, प्लीज नीचे उतर जाओ। पहले मुझे आई लव यू बोलो, तब मैं नीचे आऊंगा, वरना मैं छत से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। हे भगवान, ये मुझे कहाँ फंसा दिया। अब क्या करूँ? आई लव यू बोल देती हूँ, बाद में देखेंगे कि आगे क्या करना है। अच्छा ठीक है, जैसा तुम बोलोगे वैसा ही होगा। प्लीज नीचे आ जाओ। पहले सभी के सामने मुझे आई लव यू बोलो। अच्छा ठीक है, आई लव यू। इतना सुनकर सभी शोर मचाने लगते हैं और मानक छत से नीचे आकर उसे हक करके बोलता है, थैंक्स मेरी जान बचाने के लिए। वैसे अब मैंने तुम्हें बहुत परेशान कर लिया है, कहो तो तुम्हें घर तक छोड़ दूं? नहीं, मैं चली जाऊंगी। ओके नो प्रॉब्लम, बाय बेबी। बाय। इतना बोलकर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और ऐसे ही कुछ दिन साथ में बिताने के बाद हिमानी उस पर विश्वास करने लगी थी। वो उसके साथ घूमने फिरने, खाने पीने के लिए भी कभी कभी चली जाया करती। ऐसे ही एक दिन उसकी फ्रेंड सीमा उसके बारे में पूछते हुए बोलती है, और कैसा चल रहा है तेरा और मानक का? काश मेरे पास भी तेरे जैसा आशिक होता जो मेरे लिए भी जान देने को राजी हो जाता। अरे सबके नसीब में नहीं है ऐसा प्यार करने वाला। बहुत अच्छा है वो। मैं उसे पहले एक अनाड़ी किस्म का लड़का समझती थी, लेकिन अब उसकी बातें सुनकर मुझे तसल्ली होती है। वैसे खुद के दम पर बिजनेस के लिए पैसा जोड़ रहा है वो। अपनी वेबसाइट बनाकर ऑनलाइन काम भी कर रहा है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। वरना आजकल के लड़के कहाँ बिजनेस के बारे में सोचते हैं। तू उसे सपोर्ट करना हमेशा। हाँ हाँ, भले ही उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन उसके भेजे में भेजा सही भेजा है भगवान ने। आई एम सो लकी। अब मेरे भेजे का भजिया मत बना। ओके बाय, कल मिलते हैं। बाय। हिमानी इतना बोलकर चली जाती है और थोड़ी देर बाद मानक का कॉल आता है और वो उससे किसी बड़े बिजनेस कंपनी से जुड़ने के लिए पैसे मांगते हुए बोलता है, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है हिमानी, क्या मुझे कुछ पैसे दे सकती हो? मैं तुम्हें 1 महीने बाद लौटा दूंगा। पहले ले तो लो पैसे, और मैंने लौटाने की बात कही तुमसे। वैसे कितने पैसे चाहिए तुम्हें? यही कुछ 50,000 रुपए। इतने तो नहीं है मेरे पास, कुल मिला के 35,000 हो पाएंगे। बाकी मैं सीमा से मांगती हूँ, तुम्हें मिलकर देती हूँ। थोड़ी देर बाद कॉल करूँगी। ओके ओके। हिमानी सीमा के घर जाकर उससे पैसों की मदद मांगती है। सीमा उसे 15,000 रुपए दे देती है, जिन्हें हिमानी बैग में रखकर मानक को कॉल करके कॉलेज के पास मिलने की बोलती है। मानक उससे पहले ही वहाँ पहुँच जाता है। हिमानी भी थोड़ी देर में वहाँ आकर उसे पैसों का बैग देते हुए बोलती है, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। बिजनेस में अच्छा स्कोप करना, पैसों की चिंता बिल्कुल भी मत करना। थैंक्स यार, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे शुक्रिया अदा करूं तुम्हारा। थैंक्स टू सपोर्ट मी। इतना बोलकर हिमानी वहाँ से चली जाती है और मानव बैग में पैसे चेक करते हुए बोलता है, अरे चांदी ही चांदी, मैं इन पैसों से आज का सट्टा लगाऊंगा और उसके बाद पैसा ही पैसा। इतने सारे पैसे देखकर मानक बौखला जाता है और उसके मन में लालच पनपने लगता है। वो धीरे धीरे हिमानी से हर हफ्ते 15 दिन के बीच बिजनेस के नाम पर पैसे लिया करता और ऐश में उड़ाया करता। वो ऐसे ही कई लड़कियों को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाकर सट्टा खेलता और जुए में पैसे बर्बाद करता। एक दिन ऐसे ही सीमा अपने फ्रेंड के बर्थडे पर क्लब जाती है और वहाँ मानक को नशे के हालत में जुआ खेलते हुए देखकर हैरान होती है। वो उसका वीडियो बनाकर हिमानी को व्हाट्सएप करती है। हिमानी उस वीडियो को देखकर अपने होश खो बैठती है और रोने लगती है। अगली सुबह मानक
हिमानी को पैसे के लिए कॉल करके 3 बजे कॉलेज के पीछे बुलाता है। लेकिन हिमानी पैसे लेकर वहाँ 3 बजे से पहले ही पहुँच जाती है और वहाँ मानक की बाहों में किसी गरिमा नाम की लड़की को देखकर चौंक जाती है। वो मानक को ताना कसते हुए बोलती है, वाह क्या टैलेंट है आप में मानव जी। किसने सिखाया आपको ये सब? कितने भोले हो ना तुम। कभी मेरे साथ चीट किया, कभी इस लड़की के साथ, तो कभी न जाने किसके साथ। ये सब करके तुम्हें मजा तो बहुत आता होगा। जुआ खेलते हो, शराब पीते हो, धोखे से हम जैसी लड़कियों से पैसे मांगते हो। जितनी तारीफ करी जाए आपकी कम है। हिमानी, तुम जैसा सोच रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो सिर्फ मेरी दोस्त है। मैं सिर्फ तुम्हारी दोस्त हूँ? मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया और तुमने हम दोनों के साथ धोखा किया। ये प्यार नाम की चीज को व्यापार समझता है। सिर्फ हम दोनों के साथ नहीं, इसने हम जैसी कई मासूम लड़कियों के साथ यही सुलूक किया है। पैसे चाहिए थे ना तुम्हें, ये लो, ये भी रख लो, और चाहिए तो और भी रख लो। लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया? तुम्हें भगवान कभी माफ नहीं करेगा। हिमानी और गरिमा उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट लिखवाती है और पुलिस उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है। उसे कोर्ट के सामने पेश करने पर उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। हिमानी और गरिमा अपनी जिंदगी के इस इंसिडेंट को हमेशा याद रखती हैं। दुल्हन का जोड़ा पहने हुए रामिया बुलेट चलाकर अपनी शादी के बैंक्वेट हॉल में एंटर करती है। उसे देखकर उसकी सहेलियां शगुन और अवनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। सभी लोग दुल्हन की इस शानदार एंट्री पर तालियां बजाने लगते हैं। तभी रामिया बुलेट को साइड में पार्क करती है और कुंज उसके पास आता है और कहता है, तो आखिर कर ही लिया ना तुमने अपना सपना पूरा। हमेशा लड़के लड़कियों को लेने के लिए उनके घर बारात लेकर जाते हैं, पर मेरी जान तुम पहली ही हो जो खुद बुलेट पर सवार होकर अपने दुल्हे की विदाई करवाकर उसे अपने साथ ले जाओगी। अरे ये रमिया की बारात है, कोई मजाक नहीं। इस बारात में दुल्हन की एंट्री से लेकर दूल्हे की विदाई तक सब कुछ हटके होगा। रामिया की बात सुनकर कुंज उसे गले से लगा लेता है। तभी दोनों अपनी पुरानी यादों में खो जाते हैं, जब दोनों कॉलेज में मिले थे और साथ साथ पढ़ते पढ़ते दोनों के दिल ने भी प्यार की पढ़ाई कर ली थी। जिसके बाद दोनों ने और देर ना करते हुए अपने अपने घर वालों को अपने इस रिश्ते की सच्चाई बताकर शादी करने का फैसला लिया था। दोनों के घर वालों ने बच्चों की खुशी को समझते हुए उनकी शादी फिक्स कर दी थी। ऐसे ही शादी से कुछ दिन पहले रामिया कुंज से मिलने एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहां कुंज उससे बोलता है, तो फाइनली मेरी जान वो वक्त बस आने ही वाला है जिसका हम दोनों को कब से वेट था। हम दोनों एक हो जाएंगे। सही कह रहे हो, पर इस वेडिंग में बारात लेकर तुम नहीं आओगे, बल्कि मैं आऊंगी तुमको लेने। ये दुल्हन सबसे हटके है। ये बहू अपनी बारात खुद लेकर आएगी। ऐसी एंट्री करूंगी ना, सब लोग तालियां बजाएंगे। जरूर जरूर मेरी जान, सब करना है। मेरा सपना तो तुम हो और तुम्हारे सारे सपने भी मेरे हैं। जो तुम्हारा दिल करे सब करना। हाय, तुम्हारी ये मीठी मीठी बातें मोह लेती हैं दिल को मेरे। सच्ची मुच्ची? जी हाँ, मेरे होने वाले पतिदेव। ऐसे ही दोनों काफी देर तक बातें करते हैं, जिसके बाद कुंज रामिया को उसके घर ड्रॉप करता है और आखिरकार कुछ दिनों के इंतजार के बाद फाइनली उनकी शादी का दिन आता है। तभी वहाँ रम्या की सहेली शगुन और अवनी आती है और शगुन बोलती है, अरे सारी बातें यही कर लोगे या फिर रात के लिए भी कुछ बचा कर रखोगे? चुप हो जाओ, तुम कुछ भी मत बोलो। शगुन तो कुछ मत बोल, कुंजर यही बहुत है बोलने के लिए। सही कह रही हो तुम। आज का दिन वक्त सब हमारा है, बस हमारा। कुछ देर यूं ही बातें करने के बाद रामिया और कुंज को स्टेज पर वरमाला के लिए ले जाया जाता है। दुल्हन की एंट्री की तरह ये वरमाला भी डिफरेंट थी, क्योंकि इस वरमाला में फूल नहीं बल्कि मोती थे और उसमें एक साइन बोर्ड था जिस पर लिखा था, मैं तुम्हारी हूँ और तुम मेरे हो। ऐसे कुंज रामिया के गले में और रामिया कुंज के गले में माला पहनाती है। फिर सभी लोग उन पर फूलों की बारिश करते हैं और कुंज वरमाला को देखकर कहता है, रामिया, तुम्हें कोई शक है कि मैं तुम्हारा नहीं हूँ?
जो लिखकर मेरे गले में डलवा दिया। ऐसा कुछ नहीं है, फूलों की माला तो सब पहनते हैं, फिर वो फूल मुरझा जाते हैं, लेकिन मेरे प्यार के फूल हमेशा तुम्हारा जीवन महकाते रहेंगे। ये डिफरेंट वाला है। पता नहीं इस बहू की बारात में क्या क्या होगा। होगा, बहुत कुछ होगा, देखते जाओ। ऐसे ही सभी लोग उनके साथ फोटो क्लिक करवाते हैं। तभी कुंज की माँ रीमा राम्या की माँ नीता से बोलती है, बहन जी, हमारे सभी रिश्तेदार तो रम्या की तारीफ करते नहीं थकते। हमारी बहू की बारात तो एकदम सबसे जुदा है। जी बहन जी, बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। अब वो ये अतरंगी शादी करके खुश है तो हम भी खुश है उनकी खुशी में। वैसे जिस तरीके से हमारी बहू बारात लेकर आई है, वैसे कोई नहीं लाया। चलो, बच्चों की शादी के बहाने हमने भी कुछ नया देख लिया। जी जी, वो तो है। चलिए पंडित जी के पास चले, देखे तो फेरों की तैयारी हुई कि नहीं। नीता और रीमा बातें करते हुए पंडित जी के पास जाती हैं। सभी तैयारियां होने के बाद राम्या और कुंज को मंडप में ले जाया जाता है। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं और कन्यादान की रस्म शुरू हो जाती है, जिसके बाद राम्या और कुंज का गठबंधन किया जाता है और फेरों की रस्म को शुरू किया जाता है। 7 फेरे पूरे होने के साथ राम्या और कुंज भी 7 जन्मों के लिए एक दूजे के हो जाते हैं। फेरे पूरे होने के बाद कुंज राम्या की मांग में सिंदूर सजाता है। फिर जैसे ही कुंज राम्या के गले में मंगलसूत्र पहनाने लगता है, तभी उस मंगलसूत्र को देखकर राम्या बोलती है, ये तो पेंगुइन वाला मंगलसूत्र है। तुम्हें कैसे पता? मुझे यही चाहिए था। जब तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो तो मैं क्यों नहीं रख सकता हूँ? ये मैंने खुद बनवाया है तुम्हारे लिए। हाउ स्वीट। वैसे मैं भी तुम्हें एक मंगलसूत्र पहनाने वाली हूँ, पर पहले तुम पहनाओ। राम्या की बात सुनकर कुंज उसे उसके गले में पेंगुइन वाला मंगलसूत्र पहना देता है, जिसके बाद अवनी राम्या के पास एक छोटा सा बॉक्स लेकर आती है और उसे राम्या को देती है। राम्या उसमें से एक गोल्ड की चैन निकालती है, जिसके अंदर एक छोटा सा हार्ट का पेंडेंट होता है, जिसे खोलने पर उसमें राम्या और कुंज की फोटो लगी थी। उसे देखकर कुंज बोलता है, वाह रामिया, तुम्हारी इस बारात में तो सब कुछ ही अलग है। यानी कि अब मुझे भी मंगलसूत्र पहनना ही होगा। जी जी बिल्कुल पहनना पड़ेगा। आफ्टर ऑल ये बहू की बारात है, यानी रम्या की बारात, तो अलग तो होगा ही सब कुछ। जी जी मोहतरमा, मेरी मलिका, जैसा आप चाहें पहना दीजिए मुझे मंगलसूत्र, बना लीजिए मुझे अपना। कुंज की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और राम्या भी हंसते हुए कुंज के गले में मंगलसूत्र यानी कि वो पेंडेंट पहनाती है। सभी लोग ये रस्में देखकर तालियां बजाने लगते हैं। तभी कुंज राम्या से मजाक करते हुए बोलता है, रामिया, अब मेरी मांग भी भरोगी क्या? नहीं नहीं, वो तो मैं अब रोज तुमसे भरवाया करूंगी मेरे पति देव। अब तो मैं तुम्हें विदा करवाकर तुम्हारे ही घर से ले जाऊंगी, वो भी अपने ही स्टाइल में। अच्छा जी, और वो क्या है मुझे बताओ। अरे अरे सब बता दूंगी, थोड़ा सब्र कर लो, खाना खा लो। ठीक जी, जैसा आप कहें। इतना कहकर दोनों मंडप से खाने की तरफ जाते हैं, जिसके बाद दोनों दुल्हा दुल्हन खाना खाने लगते हैं। सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, जिसके बाद विदाई का वक्त होता है। तभी राम्या रीमा से बोलती है, तो माँ जी, अब मैं अपने दूल्हे को खुद अपने ससुराल लेकर जाऊंगी। पर बेटा, विदा करवाकर तो हम तुझे लेके जाएंगे ना। जी सीधे तरीके से यही सही है कि आप मुझे विदा करवा कर ले जाएंगे, पर अब मैं अपने दूल्हे को लेकर जाऊंगी। और हाँ, सबको एक बात कह दूं, कोई भी नहीं रोएगा, सब लोग हंसते हंसते मुझे और मेरे इनको विदा देंगे। और हाँ, ओ डीजे वाले, बेस बढ़ा दो, धमाल मचा दो, विदाई के दुख भरे नहीं, अच्छे से डांसिंग सॉन्ग लगा दो। राम्या के हुक्म करते ही डीजे वाला फुल वॉल्यूम में गाने बजाता है, जिसके बाद सभी लोग नाचना शुरू कर देते हैं। राम्या और कुंज अपने बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं, जिसके बाद राम्या वापस से अपना चश्मा लगाती है और अपनी बुलेट फिर से चालू करती है और उसे कुंज के पास लेकर जाती है और बोलती है, तो चले मेरे दूल्हे राजा, आपकी सवारी तैयार है, घर वालों को टाटा बाय बाय बोल दो। सच में बैठूं? पति देव, मजाक में तो मैं नहीं बैठी हूँ, बैठिए जल्दी, ससुराल जाना है मुझे। राम्या की बात सुनकर कुंज उसकी बुलेट पर उसके पीछे बैठता है और सभी बाराती
बैंड बाजा बजाते हुए उनके पीछे चल देते हैं। और इस तरह रीमा की बहू राम्या अपनी बारात लेकर खुद अपने ससुराल जाती है। घर पहुंचकर रीमा अपने बहू बेटे का गृह प्रवेश करवाती है और राम्या कुंज के साथ अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ की शुरुआत करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।